नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें ऐसे लोगों के बारे में जानना होगा जो अपने जीवन में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही इंसान की बात करने वाला हूं जिसने अमेरिका का लाइफ स्टाइल ही बदल दिया। उसने दी दुनिया को सबसे सस्ती कार। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूं हेनरी फोर्ड की। दोस्तों, हेनरी फोर्ड के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए उनके जीवन में जो जो चेंजेस आए मैं उनके बारे में बात करता हूं। 1863 में हेनरी फोर्ड का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। उनका जो परिवार था वह समृद्ध नहीं था, जिसकी वजह से हेनरी फोर्ड को बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं मिली। लेकिन हेनरी फोर्ड बचपन से ही बहुत ही मेहनती थे। उन्हें औजारों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था और बचपन से ही वह घड़ियां ठीक करना जानते थे। उनकी उम्र के बच्चे जब फील्ड में खेला करते थे उस वक्त हेनरी फोर्ड अपने घर पे बैठ करके घड़ियां रिपेयर किया करते थे और औजारों के साथ कुछ ना कुछ करते रहते थे। 16 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड अपना गाँव छोड़ करके या अपना टाउन छोड़ करके वह मिशिगन का एक शहर है जिसका नाम है डिट्रॉइट, वहां चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने एक स्टीम इंजन रिपेयर कंपनी में काम कर लिया। और दोस्तों, हेनरी फोर्ड को औजारों से खेलना बहुत अच्छा लगता था, यानी कि उन्हें वही काम मिल गया जो वह चाहते थे। लेकिन हेनरी फोर्ड बहुत ज्यादा मेहनती थे। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक घड़ी रिपेयर करने वाली कंपनी में भी काम कर लिया। हेनरी फोर्ड हफ्ते में 80 घंटे काम किया करते थे। जनरली अमेरिका के अंदर लोग 40 घंटे काम किया करते हैं, यानी कि 8 घंटे पर डे और हफ्ते में 5 दिन। लेकिन हेनरी फोर्ड हफ्ते में 80 घंटे काम करते थे, यानी कि जो एक नॉर्मल आदमी काम करता है उससे डबल काम किया करते थे, क्योंकि उन्हें मेहनत करने की आदत थी। उसी टाइम पे हेनरी फोर्ड ने सोचा कि वह कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वह खुद की कार बना सके, यानी कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जिससे कि कार बन जाए। हेनरी फोर्ड इसके लिए लगातार अपने घर पे काम किया करते थे। हेनरी फोर्ड ने काफी जगह पर काम किया और 1896 में डेट्रॉइट एडिसन कंपनी के अंदर वह चीफ इंजीनियर बन गए और उस टाइम पे उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उस सैलरी का सारा यूज जो था वह कार एक्सपेरिमेंट में खत्म हो जाता था और काफी बार उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने क्या किया कि वह शाम को स्कूल में जाके पढ़ाने भी लगे। और दोस्तों, 1896 में उनकी पहली कार बनके तैयार हुई और रात के 2 बजे कार का इंजन स्टार्ट हुआ और उस वक्त उनके टाउन में बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन जुनून ऐसा था कि रात को 2 बजे उन्होंने अपनी कार निकाली और उसे पूरा टाउन का चक्कर लगाया और अपने गैराज में पार्क कर दी। दोस्तों, जो हेनरी फोर्ड की पहली कार थी उसके अंदर 2 फॉरवर्ड गियर लगे हुए थे, उसमें रिवर्स गियर नहीं लगा हुआ था और बाद में उन्होंने वह कार $200 में बेच दी और फिर वैसी ही कुछ कारें घर पे बनाई। दोस्तों, हेनरी फोर्ड बहुत मेहनती थे। इसी वजह से 1899 के अंदर डेट्रॉइट एडिसन कंपनी ने उनको सुपरिटेंडेंट का जॉब ऑफर किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वह जो अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने जॉब छोड़ दी और अपने जुनून को अपने साथ रखा और 1899 के अंदर ही हेनरी फोर्ड ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी और इस कंपनी ने 25 कारें बना के बेची। लेकिन पैसे की कमी की वजह से कंपनी जो थी वह दिवालिया हो गई। फिर उसके बाद 1901 में हेनरी फोर्ड ने कुछ पार्टनर की मदद से हेनरी फोर्ड कंपनी शुरू की। लेकिन हेनरी फोर्ड जो थे वह कार सस्ती बेचना चाहते थे और उनके जो पार्टनर थे वो ये कहते थे कि जो कार है वह अमीर लोगों के लिए है और इसे महंगे से महंगा बनाना चाहिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, हेनरी फोर्ड के और उनके पार्टनर में क्लैशिश हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, मतभेद हो गए और फिर हेनरी फोर्ड ने वह कंपनी छोड़ दी। अब हेनरी फोर्ड की उम्र 40 साल हो चुकी थी। वह अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देख चुके थे। 2 कंपनी शुरू की, दोनों ही फ्लॉप हो गई, यानी कि दोनों ही चली नहीं। फिर हेनरी फोर्ड ने 1903 में एक फोर्ड कंपनी डाली और उसके बाद अब फोर्ड कंपनी को दुनिया के सामने आना था। इसकी वजह से हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि अपनी एक कार थी वह रेसिंग ट्रैक पे उतारी। उस कार का मॉडल था 999 और यह कार रेसिंग ट्रैक पे फर्स्ट आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड की कंपनी को लोग जानने लगे। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि जब भी 999 कार रेस ट्रैक पे आई वह कभी नहीं हारी। और फिर उसके बाद क्या था, हेनरी फोर्ड की कंपनी चल उठी। उनकी कंपनी का एक मॉडल था जिसका नाम था एन, वह काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन दोस्तों, हेनरी फोर्ड
सस्ती कार बनाना चाहते थे। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही थी कि कार का वेट, यानी कि अगर कार का वजन किसी भी तरीके से कम हो जाए तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन हेनरी फोर्ड को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि एक दिन वह एक कार रेस देखने के लिए गए और वहां पर फ्रांस की एक कार बहुत ही तेज स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और उस कार के टुकड़े थे वह इधर उधर बिखर गए। हेनरी फोर्ड ने एक टुकड़ा उठा लिया और देखा कि इसका वेट काफी कम है। उसके बाद वह टुकड़ा उन्होंने अपने इंजीनियर्स को दिखाया और कहा कि यह कौन सा स्टील है जिसका वेट कम है। तो उनके इंजीनियर ने बोला कि यह वेनेडियम स्टील है, यह अमेरिका में नहीं बनता। उस जमाने में अमेरिका के अंदर वेनेडियम स्टील नहीं बनता था, क्योंकि जितने भी बाकी कार बनाने वाली कंपनी थी वह भारी से भारी और महंगी से महंगी कार बनाना चाहती थी। लेकिन हेनरी फोर्ड बिल्कुल रिवर्स में सोच रहे थे, यानी कि वह चाहते थे कि कार जो है हल्की हो और सस्ती से सस्ती बने। उसके बाद उन्होंने लंदन से एक एक्सपर्ट को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे लिए आप वेनेडियम स्टील को बनाइए। फिर क्या था दोस्तों, वेनेडियम स्टील बन गया और 1 अक्टूबर 1908 के अंदर हेनरी फोर्ड का सपना पूरा हो गया और टी मॉडल की कार मार्केट के अंदर आ गई। दोस्तों ये कार हजारों में नहीं लाखों की तादाद में बिकी, यानी कि जो खेत में काम करने वाला किसान था वह भी अब कार खरीद सकता था, वह भी अब शहर आराम से जा सकता था। जब कारें इतनी ज्यादा बिकी तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका को अपना रोड का जो था एक्सटेंशन करना पड़ा, यानी कि अमेरिका में बड़े बड़े रोड बनने लगे और लोग कारों से ट्रैवल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे करने लगे, क्योंकि अब जो कार थी वह आम आदमी के पास आ चुकी थी। उसकी वजह से गैस की खपत बढ़ गई, यानी कि पेट्रोल की खपत बढ़ गई, काफी सारे पेट्रोल पंप खुले। यानी कि उस टाइम पे अगर कार नहीं आती उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए, यानी कि लाइफ स्टाइल बदल गया अमेरिका का। और दोस्तों आज के जमाने में भी अमेरिका के अंदर अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो अगर आपके पास कार नहीं है तो आपकी लाइफ प्रॉपर ही नहीं है। बड़े शहरों में ठीक है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पे कार जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। यानी कि हेनरी फोर्ड ने अगर वो सपना नहीं देखा होता तो आज अमेरिका का लाइफ स्टाइल जो है वह नहीं होता। दोस्तों हेनरी फोर्ड के जीवन के 2 किस्से बहुत मशहूर हैं। पहला है V8। हेनरी फोर्ड चाहते थे कि उनके इंजीनियर V8 इंजन बनाएं, लेकिन उनके इंजीनियर कहते थे यह इम्पॉसिबल है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा कि तुम इसके ऊपर काम शुरू करो और मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर V8 इंजन बना लोगे। 1 साल के बाद हेनरी फोर्ड अपने इंजीनियर से मिले और बोला कि तुमने V8 इंजन बना पाए या नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम काम कर रहे हैं और हमें लगता है ये अभी भी इम्पॉसिबल है। हेनरी फोर्ड ने कहा तुम काम करते रहो और मुझे पूरी उम्मीद है कि V8 इंजन जरूर बनेगा। और एक दिन दोस्तों ऐसा जरूर आया जब V8 इंजन जो था वह मार्केट के अंदर अवेलेबल हो गया। और दोस्तों दूसरा किस्सा यह है कि हेनरी फोर्ड कम पढ़े लिखे थे, तो एक आदमी ने कहा कि ये अनपढ़ आदमी है और इतनी बड़ी कंपनी चलाता है। इस बात पर हेनरी फोर्ड ने उसके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया। फिर जो केस था जो वह कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद उस इंसान ने हेनरी फोर्ड से कुछ क्वेश्चन पूछे हिस्ट्री से रिलेटेड। हेनरी फोर्ड ने कुछ एक के जवाब दे दिए और कुछ एक के जवाब नहीं दे पाए। तो उसने प्रूफ कर दिया कि हेनरी फोर्ड के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, ये अनपढ़ ही है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा मैं अपने काम का माहिर आदमी हूं, अगर तुम मुझे 5 मिनट का वक्त दो मैं एक ऐसा इंसान ला के दूंगा जो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देगा। दोस्तों जीवन में हर चीज का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसमें भी आप काम करते हैं अगर उसके एक्सपर्ट है दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अब इस पूरे वीडियो में हेनरी फोर्ड के जीवन में हमने क्या सीखा। नंबर 1, अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। नंबर 2, मेहनती होना है। आपको एक आम इंसान जितने ओवर काम करता है, आपको अगर उससे ज्यादा ओवर काम करने की आदत है तो आप अपने जीवन में जरूर कामयाब हो जाएंगे। नंबर 3 दोस्तों, अगर जीवन में आप फेल हो जाएं तो इसका यह मतलब नहीं है कि कामयाबी हासिल नहीं होगी, क्योंकि हेनरी फोर्ड की 2 कंपनियां फेल हो गई लेकिन तीसरी कंपनी में उन्हें सक्सेस मिली। और दोस्तों अगर इंसान को कामयाब होना है तो उसे अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से हेनरी फोर्ड ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने जुनून को चुना, इसी वजह से वह दुनिया को सस्ती कार दे पाए। और नंबर 5 दोस्तों, अगर आपके पास ड्रीम है तो कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन जरूर आ जाता है। जिस तरीके से अगर वह सस्ती कार बनाना चाहते थे उसके लिए एक लाइट वेट स्टील की जरूरत थी। अगर रेसिंग ट्रैक पे वह फ्रांस की कार का एक्सीडेंट नहीं होता तो उन्हें वेनेडियम स्टील नहीं मिलता और वह दुनिया को सस्ती कार नहीं दे पाते। दोस्तों अगर हमें कामयाब होना है तो हमें कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानना पड़ेगा कि जो अपने जीवन में कामयाब हुए हैं। उम्मीद करता हूं हेनरी फोर्ड की जीवन की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।
नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें ऐसे लोगों के बारे में जानना होगा जिन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई हो। एक इंसान ने अपनी सोच, अपनी लगन, अपनी मेहनत से एक कमरे में अकेले एक कंपनी को शुरू किया और आज उसने उस कंपनी को बना दिया है $1.93 बिलियन का। इस कंपनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूं निरमा ग्रुप के मालिक करसन भाई पटेल का। और 2010 के अंदर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है। करसन भाई का जन्म 1945 में महसाना गुजरात के अंदर हुआ और फिर उन्होंने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री में बीएससी की और फर्स्ट जॉब जो की वह की न्यू कॉटन मिल्स अहमदाबाद के अंदर। फिर उन्होंने एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट भी काम किया और डिपार्टमेंट का नाम था जूलॉजी एंड माइंस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। करसन भाई को केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव था और काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। इसकी वजह से होता क्या था दोस्तों, वह अपने घर पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे आफ्टर ऑफिस आवर्स के। यानी कि शाम को जब वह अपने घर आते थे तो एक कमरे में बैठ करके कुछ ना कुछ केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और एक दिन उन्होंने बना लिया येलो कलर का वॉशिंग पाउडर। अब इस वॉशिंग पाउडर को जो था वह लोगों को घर पहुंचाना था, लेकिन करसन भाई तो जॉब करते थे, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक का टाइम उनका ऑफिस में निकल जाता था। तो बाकी बचा संडे। तो संडे के दिन करसन भाई अपने वॉशिंग पाउडर को साइकिल पर रखते और फिर उसके बाद घर घर जाकर के उसे बेचते। करसन भाई ने अपने वॉशिंग पाउडर की कॉस्ट रखी ₹3 पर केजी। उस जमाने में हिंदुस्तान लीवर का सर्फ आया करता था, उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट थी ₹13। यानी कि यहाँ पर प्राइस का बहुत मेजर डिफरेंस आ गया, अप्रॉक्सीमेटली ₹10। कहाँ ₹3 और ₹13। इस वजह से क्या हुआ कि मिडिल क्लास के लोगों को करसन भाई का वॉशिंग पाउडर बहुत अच्छा लगा और करसन भाई को अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत भरोसा था, जिसकी वजह से उन्होंने मनी बैक गारंटी भी दे दी। यानी कि लोग उसको यूज करें, अगर उनको पसंद ना आए तो उनको वापस कर दें और उसके बाद पैसे वापस ले जाएं। करसन भाई ने 6 साल तक जॉब की, फिर उसके बाद जॉब छोड़ दी और अपने वॉशिंग पाउडर को अपनी बेटी का नाम दिया निरमा। और निरमा की टैगिंग लाइन थी सबकी पसंद निरमा, जो लोगों को बहुत ही पसंद आई। करसन भाई को पता था कि अगर किसी प्रोडक्ट को चलाना है तो उसके लिए उसका एडवर्टाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करसन भाई ने अपनी कंपनी का प्रॉफिट एडवर्टाइजिंग में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे कि कंपनी लोगों के सामने रहे। उन्होंने बहुत सारे दीवारों पर पोस्टर बनवाए और फिर दीवारों पर पोस्टर लगवाए भी। और 1977 के अंदर रेडियो पर निरमा का ऐड आना शुरू हो गया, फिर सिनेमा घरों में भी इसका ऐड आना शुरू हो गया और उसके बाद टीवी में। फिर क्या था दोस्तों, निरमा जो था वह अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन गया और लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि यह चीप था। दोस्तों, करसन भाई ने एक कमरे से कंपनी शुरू की थी और उसे बना दिया $1.93 बिलियन का और उसके साथ 15,000 एम्प्लॉय भी जुड़ गए। चलिए दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि करसन भाई की इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1, मेहनती होना। अगर किसी इंसान को कामयाब होना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। करसन भाई मेहनती थे क्योंकि वह ऑफिस के बाद जब अपने घर आते थे तो एक कमरे में बैठ करके एक्सपेरिमेंट करते थे, तभी उन्होंने येलो कलर का वॉशिंग पाउडर बना लिया। और दोस्तों, संडे को अपने प्रोडक्ट को जा करके बेचा करते थे, यानी कि उनके लिए कोई छुट्टी मायने नहीं रखती थी क्योंकि वह हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में काम करते थे और बाकी बचा संडे। तो संडे के दिन वह अपने वॉशिंग पाउडर को साइकिल पे रख करके घर घर जाकर के बेचा करते थे। और नंबर 2 दोस्तों, रिस्क लेने की काबिलियत होना। करसन भाई की गवर्नमेंट जॉब थी, उन्होंने रिस्क लिया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी क्योंकि अगर वह चाहते तो गवर्नमेंट जॉब करके अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और बिजनेस चूज किया। ओके दोस्तों, नंबर 3, अकेले काम करने की क्षमता। दोस्तों, करसन भाई अकेले ही काम किया करते थे। ये एक बेहतर एग्जाम्पल है वन मैन आर्मी का, क्योंकि वह रॉ मटेरियल खुद खरीद के लेके आते थे, रात को उसका फिर वॉशिंग पाउडर बनाते थे, फिर उसकी खुद ही पैकिंग करते थे और फिर उसके बाद खुद ही उसको सेल करने के लिए घर घर जाया करते थे। यानी कि एक इंसान पूरा का पूरा काम करता था, यानी ये वन मैन आर्मी वाला काम हो गया। तो करसन भाई में अकेले काम करने की क्षमता थी, जिसी वजह से वह अपने जीवन में इतने कामयाब हो पाए। और दोस्तों, नंबर 4 पॉइंट, बिजनेस के गैप को समझ लेना।
अगर कोई भी बिजनेस करना हो तो उसके गैप को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। करसन भाई ने इसी गैप को समझ लिया, क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तान लीवर का सर्फ जो आता था वह 13 रुपए पर केजी था, लेकिन निरमा जो था वह सिर्फ 3 रुपए पर केजी बेचा गया। यहाँ पर जो गैप था वह मनी का था, जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोगों को करसन भाई का वॉशिंग पाउडर बहुत ही पसंद आया और जल्दी ही पॉपुलर हो गया। और नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को पब्लिक के सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और करसन भाई अपनी कंपनी का प्रॉफिट एडवर्टाइजिंग में लगाया करते थे, जिसकी वजह से कंपनी लोगों के सामने आई और उनका निरमा वॉशिंग पाउडर बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। दोस्तों, यहाँ पर एक इंसान ने अपनी सोच, अपनी लगन, अपनी मेहनत से एक कंपनी जो एक कमरे में अकेले शुरू की थी उसे बनाया 1.93 बिलियन डॉलर का, और उसके अंदर मैंने जैसा बताया कि 15,000 एम्प्लॉय भी काम करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं करसन भाई की यह मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना है तो हमें ऐसे लोगों के बारे में जानना होगा जिन्होंने अपने जीवन में कामयाबी पाई हो। चलिए दोस्तों, हम एक ऐसे ही इंसान की आज बात करेंगे। उन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन गेन नहीं की थी, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण था देखने का वह बिल्कुल अलग था। और जब उनकी कंपनी तबाह हो गई और दोबारा कंपनी उनको बनानी थी तो उस वक्त उन्होंने अपनी बीवी के जेवर बेच दिए, और उसके बाद उन्होंने दिशा के विपरीत काम किया। यानी कि लोगों ने सजेशन दिया कि कुछ और काम करें, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूं अगर इसी को परफेक्ट तरीके से करूंगा तो अपने जीवन में ज़रूर कामयाब होगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोइचिरो होंडा की, जो कि होंडा कंपनी के फाउंडर हैं। चलिए दोस्तों, सोइचिरो होंडा के जीवन से हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो 1906 के अंदर सोइचिरो का जन्म जापान के अंदर हुआ, और बचपन से ही उन्हें पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, उन्हें एजुकेशन अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से वह अपने पिता के काम में मदद किया करते थे। और सोइचिरो के पिता जो थे वह मैकेनिक थे, वह जो खेतों के अंदर जो मशीन्स यूज होती है उनको रिपेयर किया करते थे और बाईसाइकिल भी रिपेयर किया करते थे। सोइचिरो बचपन से ही औजारों के साथ थे तो उन्हें औजारों से प्यार हो गया। फिर 14 साल की उम्र में सोइचिरो एक बारी रोड क्रॉस कर रहे थे और वहां से एक कार गुजरी, और उसके बाद उन्हें उस कार के अंदर से पेट्रोल की स्मेल आई और वह स्मेल उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने सोचा कि जब वे बड़े हो जाएंगे तो कार जरूर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र इतना आसान नहीं था, और 16 साल की उम्र में सोइचिरो ने अपना होम टाउन छोड़ दिया, और उसके बाद वह टोक्यो चले गए और वहाँ पर एक गैराज में एज ए ट्रेनी काम करने लगे, और वहाँ पर वह कार ठीक करना सीखने लगे। 6 साल तक सोइचिरो ने कार ठीक करना सीखा, और उसके बाद उस गैराज के मालिक ने कहा कि वह उनके होम टाउन में एक उसी का गैराज खोले और वहाँ पर वो जाकर के काम करें, और सोइचिरो ने वैसा ही किया, अपने होम टाउन में एक गैराज खोला। दोस्तों, लेकिन उस ज़माने में उनके होम टाउन में पहले से ही 2-3 गैराज अवेलेबल थे और उनका गैराज बिल्कुल नया था। तो सोइचिरो ने सोचा कि अपने गैराज को चलाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 तरीके से निकाला। नंबर 1, जो बाकी के गैराज जिस चीज़ को फिक्स नहीं करते वह उस काम को ज़रूर करेंगे। और नंबर 2 दोस्तों, अपने कस्टमर को कार रिपेयर जल्दी से जल्दी करके देंगे। यानी कि जब उनके कस्टमर रात को सोया करते थे तो सोइचिरो उनकी कार अपने वर्कशॉप में रिपेयर करके मॉर्निंग में कार डिलीवर कर दिया करते थे, जिस वजह से सोइचिरो का गैराज था वह चल उठा। लेकिन सोइचिरो काफ़ी अच्छे मैकेनिक थे और उन्हें कार चलाने का भी बड़ा शौक था। दोस्तों, एक बारी वह कार रेस में हिस्सा लेने गए 1936 के अंदर, और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी लेफ्ट आई पे चोट लगी और उनके भाई को भी चोट लगी, क्योंकि वह भी उस कार के अंदर था। उसके बाद से सोइचिरो ने कार रेस में भाग लेना छोड़ दिया। सोइचिरो एक बेहतर कार मैकेनिक थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पिस्टन रिंग बनाया जाए, और उन्होंने वैसा ही किया और पिस्टन रिंग बनाया। लेकिन जब उस पिस्टन रिंग को वह मार्केट के अंदर सेल करने गए तो वह पिस्टन रिंग परफेक्ट नहीं था। लेकिन सोइचिरो का जुनून बहुत ही ज़्यादा था, इस वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया और फिर वहाँ पे एजुकेशन गेन की, और उसके बाद पिस्टन रिंग बनाया। फिर वह रिंग उन्होंने टोयोटा कंपनी को बेचा, और टोयोटा कंपनी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि वह पिस्टन रिंग उन्हीं की कंपनी से खरीदेंगी। फिर क्या था दोस्तों, सोइचिरो ने 1937 के अंदर अपना गैराज बंद कर दिया और उसके बाद एक कंपनी लगा ली, एक फैक्ट्री लगा ली जहां पर पिस्टन की रिंग बनाई जाती थी। सोइचिरो की कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चलने लगी दोस्तों। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उस टाइम पर अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जापान की इकोनॉमी खत्म हो गई और सोइचिरो की जो कंपनी थी वह भी तबाह हो गई। अब सब कुछ तबाह हो चुका था, जापान की इकोनॉमी बिल्कुल ही
लो स्तर पर आ चुकी थी। लोगों के पास पैसे नहीं थे। जब लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने साइकिल यूज़ करना शुरू कर दिया। सोइचिरो ने सोचा कि लोग साइकिलों से लंबी दूरी तय करते हैं, तो क्यों ना साइकिल के अंदर एक मोटर लगा दी जाए जिससे कि लोगों आसानी से लंबी दूरी तय कर पाए। सोइचिरो ने एक जंक यार्ड से एक इंजन खरीदा और उसे साइकिल के अंदर लगा दिया। अब ये बन गई मोटरसाइकिल। लेकिन सोइचिरो पहले से मैकेनिक थे, तो उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे पेट्रोल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना इस इंजन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए जाए। और सोइचिरो ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक फिल्टर लगा दिया जिसकी वजह से पेट्रोल की खपत थी वह कम हो गई और उनके दोस्त को वह बाइक बहुत पसंद आई, तो उनके दोस्त ने वह बाइक खरीद ली। फिर उसके बाद क्या था दोस्तों, दोस्त के थ्रू दोस्त और दोस्त के थ्रू दोस्त, ऐसे करके बाइक की डिमांड बढ़ने लगी। और एक टाइम पे फिर सोइचिरो के सामने ऑप्शन आया कि वह कंपनी खोल लें, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ के जेवर बेचे और फिर पार्ट खरीदे और बाइक में मोटर लगाना शुरू किया और फिर बनी उनकी मोटर बाइक। सोइचिरो का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके दोस्तों ने सलाह दी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जापान की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी और लोग बाइक नहीं कार खरीदना पसंद करेंगे, तो बेटर ये होगा कि सोइचिरो अपने इस काम को बंद कर दे और एक गैराज खोल ले, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे मैकेनिक है। लेकिन सोइचिरो ने कहा कि नहीं, अच्छी से अच्छी बाइक बनाऊंगा और उसे मार्केट के अंदर बेचूंगा। और उन्होंने बाइक में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए और उनकी बाइक का नाम था ड्रीम बाइक, जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उसके बाद क्या था दोस्तों, सोइचिरो जो थे वह बिलियनियर बन गए। सोइचिरो की जो बाइक थी उसकी डिमांड दुनिया भर में बढ़ने लगी और उसके बाद होंडा कंपनी एक देश से निकल के दूसरे देश में, तीसरे देश में, इस तरीके से वह बढ़ती चली गई। और इंडिया में भी होंडा की बाइक्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। दोस्तों सोइचिरो ने कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाला। अब होंडा की कार मार्केट में आ गई और रोड पे दौड़ने लगी। दोस्तों जो होंडा कंपनी की टैगलाइन है वह है पावर ऑफ द ड्रीम। अगर सोइचिरो ने वह ड्रीम नहीं देखा होता तो होंडा आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती। चलिए दोस्तों, सोइचिरो की ज़िंदगी से हमने क्या क्या सीखा, उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन आपको काम करने के नए नए तरीके आने चाहिए। नंबर 2, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब सोइचिरो ने अपना गैराज अपने होम टाउन में खोला तो उस टाइम पे उन्होंने 2 चीज़ों पर ध्यान दिया। एक ये कि वह उस चीज़ को फिक्स करेंगे जो बाकी के गैराज नहीं करते। नंबर 2, कस्टमर को जल्दी से जल्दी कार रिपेयर करके देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। अगर किसी चीज़ में आप काम करना चाहते हैं और आपको नॉलेज नहीं है तो उसकी नॉलेज गेन कीजिए, जैसे सोइचिरो होंडा ने किया। जब वह पिस्टन रिंग डिज़ाइनिंग कर रहे थे और मार्केट में वह चल नहीं रही थी तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद पिस्टन रिंग को बना पाए। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आपके पास नॉलेज की कमी है तो उस नॉलेज को गेन कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी हार नहीं माननी और एक नई शुरुआत करनी है, जैसे कि सोइचिरो ने किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर उनकी कंपनी तबाह हो गई तब उन्होंने कुछ नए स्कोप देखे और उसके बाद एक नई कंपनी डाली। तो हमेशा अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए तब भी आपके पास नए नए विचार आने चाहिए और नए नए काम करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, जैसे कि सोइचिरो ने किया जब उन्होंने मोटर बाइक बनाना शुरू किया था। और नंबर 5 दोस्तों, विपरीत दिशा में चलने का जोखिम लेना, यानी कि रिस्क लेना। सोइचिरो के दोस्तों ने कहा कि जब जापान की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी तो लोग कारों को यूज़ करेंगे ना कि बाइक को। लेकिन सोइचिरो ने रिस्क लिया और बाइक बनाने पर ही फोकस किया और उन्होंने ड्रीम बाइक बनाई जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हुई। और दोस्तों अब नंबर 6 पॉइंट, होंडा कंपनी की टैग लाइन द पावर ऑफ ड्रीम, यानी कि जीवन में एक ड्रीम देख लो और उसके बाद जब तक वह कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप आराम ही ना करें अच्छे तरीके से और उस पर काम करते रहें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सोइचिरो होंडा की ये जीवन की कहानी आप लोगों को ज़रूर इंस्पायर करेगी और मोटिवेट करेगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।